हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और चैनल पे जो भी वीडियोस आ रही हैं उनका लुत्फ उठा रहे होंगे। तो अभी तक हमने सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 किया था और ये है सोशियोलॉजी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो अभी हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन? निम्न में से क्या एक संस्था का एग्जाम्पल नहीं है? तो आपको ऑप्शंस आपके हैं मैरिज यानी कि विवाह, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, पुलिसिंग यानी कि पुलिस, और पिक पॉकेटिंग मतलब जेब कतरा करना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पिक पॉकेटिंग। तो पिक पॉकेटिंग एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो इंस्टीट्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें इंस्टीट्यूशन रिफर्स टू एन स्टेबलाइज्ड ऑर्डर कंप्राइजिंग रूल बाउंड एंड स्टैंडर्ड बिहेवियर। तो इंस्टीट्यूशन में एक तो चीज होती है कि यह स्टेबलाइज्ड होता है अर्थात स्थापित होता है और इसमें एक ऑर्डर होती है, एक व्यवस्था होती है और इसमें कुछ नियम होते हैं और कुछ मानक व्यवहार होते हैं। अगर हम परिवार को एक इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल के तौर पर लें तो परिवार एक तो स्थापित है अर्थात सदियों से चला आ रहा है। जब से मनुष्य धरती पे आया उसने धीरे धीरे अपना ग्रुपिंग बनानी शुरू की। उसने क्या किया, परिवार बनाना शुरू किया। उसके अलावा यह एक व्यवस्था को बनाता है। इसमें परिवार में रहने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि एक नियम है कि इंसिस्ट टैबू का जो भी आपके निकट संबंधी है या फिर निकट रक्त संबंधी हैं उनके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, उनके साथ आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, उनके साथ विवाह नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे एक पिता हो, एक पुत्र हो या फिर और सारे जो व्यक्ति हैं, एक माता हो, उसका पुत्र हो, दादा दादा हो, उसके साथ उसके पोते हों, तो उनका सबका एक दूसरे के साथ एक मानक व्यवहार होता है। कोई भी व्यवहार नहीं होता, उनके कुछ नियम होते हैं। अगर हम टर्म इंस्टीट्यूशन को देखें तो यह अनेक तरीके से यूज किया जा सकता है और इसीलिए है एम्बिगुअस है, मतलब कि संदेहात्मक है कि कहां पर किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाए। लेकिन अगर हम सोशियोलॉजी में इसको बात करते हैं तो यह एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस होती हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं जो कि क्या होती हैं, रेगुलरली और कंटिन्यूसली रिपीट होती हैं और सेंसर्ड होती हैं, अनुशासित होती हैं और मेंटेन होती हैं। किसके द्वारा? सोशल नॉर्म्स के द्वारा, सामाजिक प्रतिमानों के द्वारा। और इसके अलावा यह मेजर सिग्निफिकेंस दिखाती हैं किसमें? सोशल स्ट्रक्चर को बनाने में। अगर किसी भी समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इंस्टीट्यूशन की होती है। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एक स्कूल को एक सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं तो उसमें जो उसके वेरियस कंपोनेंट हैं, जैसे जो छात्र उसमें पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स हैं उनका क्या रोल है। टीचर्स में भी अलग अलग टीचर्स हो सकते हैं, जूनियर टीचर, सीनियर टीचर और हेड टीचर। इसके अलावा उनको कितनी ज़्यादा स्वायत्ता है। और इसके अलावा कुछ स्कूल के कुछ और आउटसाइड एजेंसी जैसे कि पेरेंट्स का रोल निभा रहे हैं, उसका मैनेजमेंट क्या रोल निभा रहा है। इसके अलावा और भी उनके पास क्या अथॉरिटी है, क्या सत्ता उनके पास है। तो इस प्रकार से हम अगर स्कूल्स को देखें तो बहुत सारे हमको कंपोनेंट्स को देख रहे हैं और सभी के अपने अपने कुछ रोल्स हैं, कुछ ना कुछ अपनी भूमिकाएं हैं। और इन भूमिकाओं के साथ साथ स्कूल के कुछ नियम भी होते हैं। नियम के अलावा वहाँ पर एक आपको मानक व्यवहार करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम स्कूल को एक सामाजिक संस्था का एग्जाम्पल कह सकते हैं। अगर हम मेनली बात करें तो हमारे पास 5 इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहला है इकोनॉमिक, यानी कि जहाँ पर ये बात होती है कि कोई भी सामान, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सेवा किस प्रकार से लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस प्रकार से उनका प्रोडक्शन होगा, तो इसकी बात करता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं मार्केट को, यानी कि एक बाजार को हम एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, यानी कि एक आर्थिक संस्था कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हम देते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर ये बात होती है कि जो पावर है, जो सत्ता है वो किसके हाथों में होगी, कौन सत्ता संभालेगा, किस प्रकार से रूल होगा। तो इसके लिए हम एक इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि है पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पर ये होता है कि कैसे चुनाव होंगे, कैसे सत्ता संभाली जाएगी, कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। ना अगला है स्ट्रेटिफिकेशन का इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्तरीकरण का इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि क्लास, जैसे कि जेंडर, जहाँ पर ये बताया जाता है, जहाँ पर कि एक तो क्लास में लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है एक दूसरे से, साथ में साथ उनको रैंकिंग दी जाती है कि एक
पर्टिकुलर क्लास दूसरी क्लास से ऊपर है या फिर वो नीचे है, सुपीरियर है या फिर इन्फीरियर है, उसी के अनुसार समाज उसको क्या करता है, रिवॉर्ड प्रदान करता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटिफिकेशन का इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा किनशिप इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं कि जो नातेदारी का हमारी संस्था है उसमें हम बात करते हैं मैरिज की, उसमें हम बात करते हैं फैमिली की, और जो भी सोशलाइजेशन की हम बात करते हैं, किस प्रकार से जो भी यंग लोग हैं उनको किस प्रकार से उनका सामाजिकरण किया जाए। सामाजिकरण होता है किस प्रकार से उनको जो मानक व्यवहार हैं, जो उस कल्चर उस सोसाइटी के नियम हैं, उनके उनके बारे में अवगत कराया जाए। अगला है कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो कि धार्मिक, वैज्ञानिक और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। अब इंस्टीट्यूशन को डर्कहाइम कहते हैं कि यह एक सोशलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है इंस्टीट्यूशन की, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन है किस चीज़ का, इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। इसके अलावा वो बोलते हैं कि सोशलॉजी में क्या हम स्टडी करते हैं, सोशल फैक्ट का स्टडी करते हैं, यानी कि सामाजिक तथ्यों के बारे में की बात करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। टेलकट पार्सन कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन वे सारे कॉम्प्लेक्स जो रोल होते हैं, वे अब समाज में अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग रोल होते हैं, या फिर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अलग अलग जो भी उसके कंपोनेंट होते हैं, जो भी उसमें व्यक्ति इंडिविजुअल रहते हैं, उनके अलग अलग रोल्स होते हैं। तो जब ये रोल एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक संकुल बनाते हैं, किसका, इंस्टीट्यूशन का। और यह किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सोशल सिस्टम को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रायन एस टर्नर की अगर परिभाषा को देखें तो ब्रायन एस टर्नर बोलते हैं कि यह एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम यानी कि एक सेतु का काम करता है। जैसे कि अगर नदी में, अगर सीधे हम नदी से नहीं जा सकते, अगर दो सड़कें हैं नदी के आर और पार, तो उनके जिस प्रकार से उनको जोड़ने का कार्य एक ब्रिज करता है, उसी प्रकार से जो इंस्टीट्यूशन होते हैं हम जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन किन चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, एक तो हम ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसानों को, और इंसानों को किससे जोड़ा जाता है, इंसानों को जोड़ा जाता है इन्वायरमेंट से, यानी कि प्रकृति से जोड़ने का जो काम करते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशन। और जोड़ के करते क्या हैं, ये हमारे जो भी लाइफ है उसको क्या बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, एक जिसमें कि कुछ मीनिंग ऐड हो। इसके अलावा कोहेरेंट बनाते हैं। तो ये क्या काम, किसका काम होता है, इंस्टीट्यूशन का काम होता है। तो आई होप आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में ये सारी चीज़ें पता चली होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रोहिबिशन ऑफ सगोत्रा मैरिज अमंग द हिंदूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैरिज। नाउ अब आप, सगोत्रा का अर्थ है एक ही गोत्र में, तो हिंदू में एक ही गोत्र में जो भी विवाह होता है वो क्या होता है, निषेध होता है। मतलब एक ही गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते हैं। तो यह किसका एग्जाम्पल है, पहला ऑप्शन है टैबू का, दूसरा है क्लैन एक्सोगेमी, सी है द रूल्स ऑफ कास्ट एंडोगेमी, और यह है इंसिस्ट टैबू। टैबू यानी कि निषेध, क्लैन एक्सोगेमी यानी कि आप अपने क्लैन के बाहर ही विवाह कर सकते हैं। एक्सो का अर्थ होता है बाहर, और जब भी आपको शब्द एंडो दिखता है तो इसका अर्थ होता है अंदर, और गैमी का मतलब होता है विवाह करना। तो अब आप अपने क्लैन के बाहर विवाह कर सकते हैं, या फिर यह क्या है, कास्ट के अंदर ही विवाह करने का एक नियम है, या फिर इंसिस्ट टैबू है, यानी कि आप जो अपने क्लोज रिलेटिव है उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते या उनके साथ विवाह नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लैन एक्सोगेमी, यानी कि आपको अपने क्लैन से बाहर की शादी करनी है। तो मैरिज और गोत्रा के बारे में बात की जाए तो मैरिज एक ही गोत्र में यानी कि सगोत्र मैरिज हिंदू में क्या नहीं होती है, परमिट नहीं होती है, क्योंकि सभी हिंदू फैमिली में यह माना जाता है कि वह डिसेंडेंट होते हैं एक ही, मतलब उनकी जो ओरिजिन होता है ना एक ही गोत्र के लोगों का, तो ओरिजिन सेम ओरिजिन होता है, और सेम ओरिजिन होगा तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि वो तो भाई बहन है। यानी कि अब ब्रदर एंड सिस्टर में तो कभी शादी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज रूल्स। अब यह है कि क्लैन एक्सोगेमी और क्लैन के बाहर भी शादी होती है। इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं, इरावती कर्वे जो कि हमारी क्या है, एक फीमेल सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने कुछ अध्ययन किए अपने, और उन्होंने नॉर्थ साउथ में किनशिप के बहुत ज़्यादा अध्ययन किए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि है युगांता, एपॉक के बारे में उन्होंने बताया है। उनकी एक और बुक है गंगाजल जो कि मराठी भाषा में है। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और ये पहली हमारी फीमेल सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति है, मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है ए, तो यह किन किन से विवाह नहीं कर सकता है। तो एक तो अपनी माता के जो गोत्र है, जो उसकी मदर का गोत्र है, उससे विवाह नहीं कर सकता, अपने पिता के गोत्र से विवाह नहीं कर सकता, यानी कि पिता के गोत्र वाली लड़की से विवाह नहीं कर सकता। इसके अलावा अपनी मदर की मदर यानी कि अपनी जो नानी है उसके गोत्र से विवाह नहीं कर सकता, और अपनी
फादर की जो मदर है यानी कि दादी के गोत्र से विवाह नहीं कर सकता। तो इन सारी महिलाओं से, इन सारी स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से कभी कभी यह भी मान लिया जाता है कि विलेज के अंदर भी मैरी नहीं होती है, यानी कि विलेज के विद इन विलेज इंटर मैरी नहीं होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये माना जाता है कि जो एक ही विलेज के लोग हैं वो क्या है, आपस में भाई बहन हैं, तो इसलिए वो इंटर मैरी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोसेस बाय विच कल्चर ट्रेट्स स्प्रेड फ्रॉम वन कल्चरली डिस्टिंक्ट ग्रुप टू अनदर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक कल्चर ग्रुप से, यानी कि ए कल्चर ग्रुप से अगर बी कल्चर ग्रुप में कुछ कल्चरल ट्रेट्स जाते हैं, यानी कि कल्चर ट्रेट्स क्या होता है, जो कल्चर के सबसे छोटी इकाई है उसे हम बोलते हैं कल्चर ट्रेट। तो अगर एक कल्चर से दूसरे कल्चर में कल्चर ट्रेट जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को ऑप्शन ए है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है उद्विकास, एसिमिलेशन यानी कि सात्वीकरण, एकोमोडेशन यानी कि समायोजन, या फिर डिफ्यूजन यानी कि जिसे हम बोलते हैं विसरण। तो यह प्रक्रिया कहलाती है डिफ्यूजन। तो इसके बारे में देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो कल्चर डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर स्प्रेड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। तो कल्चर डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि कल्चर के कुछ एलिमेंट्स, यानी कि कुछ कल्चर के कुछ तत्व एक कल्चर से या फिर एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी की ओर क्या होते हैं, मूव करते हैं, यानी कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी की ओर जाते हैं। अब इसके कारण, अब ये किनके कारण होता है, अगर एक सोसाइटी से मान लेते हैं कि ये ए सोसाइटी है, ए सोसाइटी से बी सोसाइटी की ओर कल्चर ट्रेड जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स चाहिए होगा, चाहे आप ट्रेन की उससे जाएं, चाहे आप बस से जाएं, या फिर आप प्लेन से जाएं। इसी प्रकार इन कल्चर ट्रेड्स को भी जाने के लिए कोई ना कोई वाहक चाहिए होगा, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम चाहिए होगा। तो ये माध्यम होते हैं हमारा फूड, हमारी ड्रेस, हमारे लाइफस्टाइल, या फिर एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, माध्यम होती हैं एक कल्चर ट्रेड्स के दूसरे कल्चर ट्रेड्स में जाने की। अब इसके लिए विलियम एफ ऑगबर्न ने कहा है कि जो डिफ्यूजन होता है मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर का, तो जो एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो कल्चर है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो है हमारा मटेरियल कल्चर, मटेरियल यानी कि पदार्थ जिसको कि हम देख सकते हैं, जो कि टेंजिबल हैं, जिसको कि हम छू सकते हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें या फिर हमारी ड्रेस। तो ये सारी क्या होंगी, टेंजिबल होगी। और दूसरी चीज़ें नॉन मटेरियल होती हैं, जो कि जिनको कि हम छू नहीं सकते, जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं। उदाहरण के लिए जैसे कुछ प्रथाएं हमारी हैं, हमारी रूढ़ियाँ हैं, हमारे सोच है, तो ये सारी क्या हो गया, नॉन मटेरियल पार्ट हो गया। तो विलियम एफ वॉगमन बोलते हैं कि जो नॉन मटेरियल पार्ट है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, उसको चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जबकि जो मटेरियल कल्चर है वो जल्दी चेंज हो जाता है। अब आप अपने समाज में ही देखो, गांव में देखो, जो भी प्रथाएं, जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं सदियों से, वो अभी भी चेंज नहीं हुई है, किसी न किसी रूप में अभी भी वो समाज में व्याप्त हैं। लेकिन हमने ड्रेसिंग सेंस अपना चेंज कर लिया है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है, अपनी फूड हैबिट्स चेंज कर ली है। तो इस प्रकार से जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, उसको चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा कुछ और वर्ड हैं जैसे कि ए कल्चरेशन। नाउ ए कल्चरेशन को हम समझते हैं। तो ए कल्चरेशन में क्या होता है कि अब इसके लिए हमको, एक तो हमारा इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा है मेजॉरिटी कल्चर, मेजॉरिटी मतलब जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, तो मेजॉरिटी कल्चर, और दूसरा है माइनॉरिटी कल्चर। हम इसको उदाहरण के लिए डिनोट कर लेते हैं कैपिटल एम से, इसको डिनोट कर लेते हैं स्मॉल एम से, यानी कि माइनॉरिटी है। जब इस मेजॉरिटी कल्चर से कुछ कल्चर ट्रेड्स किस में जाएंगे, माइनॉरिटी कल्चर में जाएंगे, यानी कि ये छोटे कल्चर में जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें ये प्रभावित होगा। इस माइनॉरिटी कल्चर में जो भी लोग होंगे वो इस मेजॉरिटी कल्चर की जो भी वेशभूषा है, जो खान पान है, या फिर जो भी और सारे कल्चर ट्रेड्स हैं उससे प्रभावित होंगे। लेकिन जो इनके कल्चर ट्रेड्स हैं, इनके जो कल्चर एलिमेंट्स हैं, इनके जो कल्चर के तत्व हैं वो भी बचे रहेंगे। मतलब इस मेजॉरिटी कल्चर से तो ये प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जो उनके खुद के कल्चर एलिमेंट्स हैं वो भी बचे हुए हैं। तो कल्चर डिफ्यूजन ब्रिंग्स विथ इट इन द क्वेश्चन ऑफ कल्चर कॉन्टेक्ट। जब दो कल्चर के बीच कॉन्टेक्ट होता है, व्हेन टू कल्चर्स कम इनटू कॉन्टेक्ट देयर इज सम इंटरचेंज ऑफ आइडियाज एंड कल्चर लीडिंग टू
कल्चर डिफ्यूजन, तो यहाँ पर कल्चर के बीच आइडियाज़ का चेंज होता है और यहाँ पर क्या होता है, कल्चर डिफ्यूजन होता है। पर यहाँ पर but when the way of life of one culture is in the process of change under the influence of another culture, it is called acculturation। और यहाँ पर जो होता है, क्या होता है कि least partial modification of one culture or may result in substantial transformation in acculturation, the minority culture still remains some of its culture elements। तो जो minority culture है उसके जो cultural elements हैं, उसके जो cultural traits हैं, वो क्या रहेंगे, कुछ कल्चर ट्रेड्स उसके हमेशा से बने रहेंगे। तो ये तो होगी अकल्चरेशन। अब इसी से अपोजिट एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। नाउ एसिमिलेशन, इसका हिंदी में अर्थ होता है सात्मीकरण, यानी कि पूरी तरीके से शामिल हो जाना। अब यहाँ भी हम लेते हैं कि एक मेजॉरिटी कल्चर है, दूसरा एक माइनॉरिटी कल्चर है। अब इससे कल्चर ट्रेड्स यहाँ गए, ये इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन जो ये अपनी पहचान है ना, अपना अस्तित्व है, वो खो देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मेजॉरिटी कल्चर है उसी में घुल मिल जाएगा कौन सा, माइनॉरिटी कल्चर। जैसे कि एक पानी में चीनी घुल जाती है या फिर नमक घुल जाता है, तो उसी प्रकार से पूरी तरीके से घुल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं जैसे ट्राइबल कल्चर। अब डेवलपमेंटल प्रोसेस के द्वारा जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बड़े बड़े बांध बनाते हैं, या फिर फॉरेस्टों को काटा जाता है जहाँ पर कि रेल लाइंस जाएंगी या फिर और सारी चीज़ें जाएंगी। तो वहाँ पर मेनली कौन रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं। अब ट्राइब्स को वहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा तो दूसरी जगह जाएंगे, और दूसरी जगह क्या हो जाएंगे, वो जो अपना कल्चर है जो कि वहाँ पर वो बनाए रखे थे सदियों से, वो भूल जाएंगे और दूसरे कल्चर में क्या हो जाएंगे, एसिमिलेट हो जाएंगे, यानी कि सात्मीकरण हो जाएगा। सो ये था कल्चर के डिफ्यूजन में दो चीज़ हमने देखी, एक तो अकल्चरेशन, दूसरा एसिमिलेशन। आई होप आपको यहाँ पर तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ क्लर्क इन कैलकाटा हेडक्वार्टर ऑफ LIC टू द पोजिशन इन दिल्ली हेडक्वार्टर ऑफ LIC इज एन एग्जाम्पल। नाउ एक पर्सन है जिसको हम बोल देते हैं कि छज्जू लाल। नाउ छज्जू लाल एक क्लर्क हैं, कहाँ पे, कैलकाटा पे, यानी कि कलकत्ता पे क्या है, क्लर्क हैं। अब छज्जू लाल का ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, दिल्ली पे, यानी कि दिल्ली पे इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ भी एक क्लर्क थे और यहाँ भी एक क्या रह जाते हैं, छज्जू लाल क्लर्क ही रह जाते हैं। तो ये कौन सी मोबिलिटी होगी, किस प्रकार की मोबिलिटी होगी, तो आपको पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, दूसरा है अपवर्ड मोबिलिटी, अगला है वर्टिकल मोबिलिटी या फिर डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हो जाएगा। देखो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बचपन में खींचते थे, भूगोल में जब हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते थे, ज्योग्राफी में, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे होती थी, सीधी ऐसी होती थी, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा। यहाँ भी वो क्लर्क है, यहाँ भी गया तो क्लर्क ही होगा। तो ये कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। अब अलग अलग प्रकार की हमारी मोबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अब अगर छज्जू लाल, ठीक है, छज्जू लाल कलकत्ता पे तो क्लर्क था, लेकिन जब छज्जू लाल का ट्रांसफर होता है कहाँ पे, दिल्ली पे, तो यहाँ पर ये बन जाता है ऑफिसर। तो यहाँ पर कौन सी मोबिलिटी होगी, यहाँ पर होगी वर्टिकल। अब वर्टिकल कैसी, अपवर्ड वर्टिकल, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब छज्जू लाल यहाँ पर था क्लर्क, क्लर्क था कहाँ पर, कलकत्ता पे, और दिल्ली में ट्रांसफर होने के बाद वो बन जाता है एक पियोन। तो यहाँ पर वर्टिकल मोबिलिटी तो होगी, लेकिन वर्टिकल मोबिलिटी कैसी होगी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी। इसके अलावा एक और एग्जांपल, अगर छज्जू लाल के जो पिता थे वो क्या थे, एक पॉटर थे, यानी कि एक कुम्हार थे। अब छज्जू लाल बन गया है क्या, एक क्लर्क, तो उनसे तो कुछ ऊपर पोजीशन पे है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, यानी कि दो जनरेशन के बीच। इसके अलावा अगर सेम जनरेशन पे ऐसा होगा कि छज्जू लाल अपनी ज़िंदगी में पहले क्लर्क था, अब वो ऑफिसर बन गया है, तो ये कौन सी मोबिलिटी होगी, इंट्रा जनरेशनल, यानी कि एक ही जनरेशन के अंदर जो मोबिलिटी होगी उसे हम बोलेंगे इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। सो आपको मोबिलिटी के बारे में ये चीज़ पता चली होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो सोशल मोबिलिटी ये होती है कि अगर हम एक सोशल पोजीशन से दूसरी सोशल पोजीशन में जाते हैं तो यहाँ पर कहलाती है सोशल मोबिलिटी, और इससे सिग्निफिकेंट चेंज होता है किसमें, लाइफ में, और लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल भी सकती है। और इसकी जो अवधारणा है वो दी है पीटर ए सोरोकिन ने। तो सोरोकिन बोलते हैं कि जब शिफ्ट होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में किसी भी इंडिविजुअल का, या फिर
सोशल ऑब्जेक्ट का या फिर वैल्यूज़ का, तो वहाँ पर क्या होता है, एक नया एक्सपीरियंस, एक नई पर्सनालिटी देखने को मिलती है, मतलब एक बदला हुआ इंडिविजुअल हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन इंडियन कपल prepares its daughter so that she is accepted in her husband's family after her marriage, it is case of। now एक इंडियन कपल है, जैसा कि हम भारतीयों में होता ही है कि जो लड़कियां होती हैं उनको विवाह से पूर्व जिस भी घर पे उनका विवाह हो रहा है उसके तौर तरीके, उसके रीति रिवाज या फिर किस तरीके से वहाँ व्यवहार करना है यह सिखाया जाता है, ताकि वो वहाँ के जो भी माहौल है उसमें ढंग से ढल सके। तो यह क्या प्रोसेस कहलाएगी? ऑप्शन है सोशलाइजेशन, बी है रीसोशलाइजेशन, सी है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन या फिर अडल्ट सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण, पुनः सामाजिकरण, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन या फिर अडल्ट सोशलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटिसिपेटरी, यानी कि एंटिसिपेट कब करते हैं हम किसी चीज़ की जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी तो उस लड़की को ट्रेनिंग ही दी जा रही ना कि ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे व्यवहार नहीं करना है, ससुर के सामने पल्लू करना है या फिर अपने से बड़ों का आदर करना है। जो भी सारी जो इंडियन वैल्यूज़ हैं या फिर जो भी उस समाज में चलती हैं उसी प्रकार से उसको शिक्षा दी जा रही है, उस प्रकार से उसको ट्रेन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, उसको एंटीसिपेट किया जा रहा है कि ऐसा करना है बेटा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या पता वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं, तो अभी से तैयार हो जाओ। अब सोशलाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर सोशलाइजेशन नहीं होगा तो एक पर्सनैलिटी का विकास नहीं हो पाएगा, एक व्यक्ति का विकास नहीं हो जाएगा और उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो कैसी हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, मतलब समाज में पूरी तरीके से ढल मिल नहीं पाएगा। फॉर द फंक्शनिंग एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी, ताकि सोसाइटी ढंग से फंक्शन कर सके, ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट वेज एंड मेथड टू ट्रेन देयर बॉर्न मेंबर्स। अब अलग अलग प्रकार की सोसाइटीज़ होती हैं। अब देखो एनिमल में भी तो ऐसा होता है ना कि एनिमल में भी तो जो एनिमल होते हैं वो भी तो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे खाना लाना है, ये सारी चीज़ें। और ह्यूमन भी हम दिखाते हैं। तो हर सोसाइटी में अलग अलग तरीके से क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। सो दैट दे आर एबल टू डेवलप देयर ओन पर्सनैलिटी, जिस कारण वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी, खुद का व्यक्तित्व बना सके। और यह ट्रेनिंग क्या करती है, पर्सनालिटी को बिल्ड करती है और इसे क्या कहा जाता है, सोशलाइजेशन कहा जाता है, सामाजिकरण कहा जाता है। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि सामाजिकरण का एक और नाम है जो कि है इनकल्चरेशन। इनकल्चरेशन, इनकल्चरेशन मतलब होता है कि संस्कृतिकरण, मतलब अब क्या करेंगे, समाज में हम क्या सीखेंगे, उस समाज की संस्कृति के बारे में, या फिर जिस ग्रुप में भी हम रह रहे हैं उसकी संस्कृति के बारे में, उसके रूल्स के बारे में। तो हम क्या सीखेंगे, उसके रूल्स के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में या फिर संस्कृति के बारे में। तो इसको किसका समानार्थी मान लिया जाता है, संस्कृतिकरण का समानार्थी मान लिया जाता है। नाउ अब ये चीज़ें सीखने के लिए कोई ना कोई इंसान तो चाहिए होगा, कुछ ना कुछ एजेंट तो चाहिए होंगे। अगर आपका समाजीकरण होना है तो कोई ना कोई आपको एजेंट उसके चाहिए होंगे। तो ये एजेंट कौन हो सकते हैं, एक तो फैमिली हो सकते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, जो भी परिवार में है। इसके अलावा आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो जिन फ्रेंड्स के साथ आप घूमते हैं, जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, और या फिर कोई और ग्रुप हो सकता है। ठीक है। अब ये जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है ना वो जिंदगी भर चलती है। ऐसा नहीं कि बचपन में हमने सामाजिकरण कर दिया, कुछ सिखा दिया और जिंदगी भर वही रहेगा, लेकिन एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, हमको लगातार सीखना पड़ता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड स्लोली बिकम्स अवेयर ऑफ हर और हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप एंड गेन्स नॉलेज अबाउट इट। तो इसके द्वारा एक बच्चे को पता चलता है कि उसका ग्रुप कौन सा है, उसके बारे में वो जानकारी लेता है, अपने फैमिली के कल्चर के बारे में जानकारी लेता है, जिस भी सोसाइटी में वो बॉर्न होता है। एंथनी गिडेंस की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कंप्लीट चेंज होता है। किसका, एक हेल्पलेस इन्फेंट का, एक जो बेचारा सा क्या है, इन्फेंट है, नवजात है, जिसको कुछ भी पता नहीं है, इस दुनिया में नया नया आया है। तो वो क्या होता है, अपने बारे में सेल्फ अवेयर होता है, वो स्व जागरूक होता है और क्या होता है, एक नॉलेजेबल पर्सन बनता है, जिससे कि समाज में जो भी स्किल उस समाज में सिखाई जाती हो या जो भी स्किल्ड उसे चाहिए ताकि वो जिंदगी अच्छी से बसर कर सके, तो वो सारी चीज़ों क्या सीखता है, सामाजिकरण के द्वारा सीखता है। पीटर वॉर्सले कहते हैं बाय दिस इज मेंट सिंपली द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। इससे क्या होता है, कल्चर का ट्रांसमिशन होता है। द प्रोसेस वेयर बाय मैन लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ। तो वहाँ पर जो इंसान होता है क्या करता है, जो भी ग्रुप के रूल्स हैं, उसकी प्रैक्टिसेस हैं, उसके बारे में सीखता है
और इस प्रकार से सोशलाइजेशन क्या होता है, हर लगभग हर हमारी ह्यूमन सोसाइटी हमको सेव करने का प्रयास करता है। तो आई होप जो आज का ये लेक्चर था, जो प्रीवाईक्यूज हमने डिस्कस किए, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। आप नीचे कमेंट कर सकते